नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो गई है और इसी के साथ सभी लोगों के दिल दिमाग में अनेक सवाल हैं। उन सवालों को हम समझेंगे आज झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी से। शंभू जी, 2 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 23 नवंबर को वोटों की गणना होगी। आपको क्या लगता है, 2 चरण पर्याप्त है या 3-4 चरण में चुनाव होना चाहिए था? ऐसा इसलिए कि झारखंड में नक्सल समस्या अब भी बरकरार है। नहीं, देखिए, नक्सल समस्या तो बहुत कम हुई है और चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, वो तमाम तरीके के फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और नक्सल गतिविधियों की कोशिश हुई, गतिविधियाँ हुई, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई पुलिस की चौकसी की वजह से जिसके लिए झारखंड बदनाम रहा है। पिछले चुनाव 2019 से पहले या इसके पहले जब भी चुनाव हुए, तो आप देखेंगे कि नक्सलियों ने चुनाव को रक्त रंजित बनाया था। कई घटनाएँ अंजाम दे देते थे, कहीं पेट्रोलिंग पार्टी को उड़ा दिया, कहीं पोलिंग पार्टी पे हमला कर दिया, कहीं चुनाव बहिष्कार का जो आह्वान किया उसकी वजह से वोट ही नहीं पड़े। लेकिन इस बार जो है जो आधिकारिक रिपोर्ट है वो ये भी है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी है और उन जगहों पे भी लोग वोट डालने को निर्भीक होकर निकल रहे हैं जहां कभी वोटिंग नहीं होती थी। बूढ़ा पहाड़ जैसा इलाका जहां आज तक कभी वोटिंग नहीं हुई, लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई। चाईबासा के आसपास में एक ट्राई जंक्शन एक इलाका है, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला खरसावां जिले के बीच जो है ट्राई जंक्शन, पुलिस उसको मानती है कि वो नक्सलियों के प्रभाव वाला इलाका है। थोड़े बहुत नक्सली उन्हीं इलाकों में बचे हुए हैं जहां लोकसभा चुनाव में भी बहिष्कार के पर्चे और बाकी सारी चीजें चिपकाई गई थी। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि 2 चरणों में चुनाव का जो फैसला है वो मेरे हिसाब से जायज है। और 2 बातें हैं, एक तो ये, दूसरा झारखंड जैसे छोटे राज्य में 5 चरणों में चुनाव होने से अ, ये अभियान जो लगातार चलता है और बहुत लंबा खींचने वाला चुनावी अभियान जो है, वो बड़ा बोझिल हो जाता है। पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है बोझिल हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट घट जाता है नहीं, मैं और मैं मैंने 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 आपसे इसलिए सवाल पूछा था कि 2019 के विधानसभा के चुनाव में 2 चरण से ज्यादा था मतदान के लिए, इसलिए पूछा 5 मैंने। चुने थे, 5 चरणों में मतदान थे। 5 चरणों में हुआ 2019 में तो 5 चरणों में 5 से 2। मतदान हुआ था। हाँ, तो उस लिहाज से और ये मांग जो है तमाम पार्टियां इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी भी चाहती थी कि कम चरणों में चुनाव हो, जेएमएम ने कहा था कि एक फेज में चुनाव हो और तमाम पार्टियों ने जो है चुनाव आयोग की जो टीम आई थी यहाँ पे 2 दिनों के दौरे पर थी, उसमें पार्टियों ने जो अपनी ओर से सुझाव दिए थे, तमाम पार्टियों का कहना था कि कम से कम चरणों में चुनाव कराया जाए। जेएमएम तो मांग कर रही थी कि सिर्फ एक फेज में चुनाव हो, एक बार हो और बात खत्म हो जाए। लेकिन चलिए ठीक है, 2 फेज का फैसला है और मुझे लगता है कि ये उचित है। नक्सल फ्रंट पे चुनौतियाँ जो हैं वो पहले की तुलना में कम हुई हैं और चुनावी रोचकता बनाए रखने की दृष्टि से चुनाव आयोग अगर तमाम व्यवस्थाएँ बनाए रख पाता है, तो ये 2 चरणों का चुनाव काफ़ी है मुझे लगता है। महाराष्ट्र में तो एक ही चरण में है, सिर्फ 20 नवंबर को हाँ, है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में एक चरण में है, हरियाणा जैसे राज्य में एक चरण में चुनाव हो गया। तो कई महाराष्ट्र में जगहों तो पे 288 सीटें हैं। 288 सीटें हैं और हाँ, झारखंड में तो सिर्फ 288 81 सीटें हैं। 81 सीटें हैं और आबादी के लिहाज से भी मतदाताओं की संख्या भी मैं देख रहा था कि चौगुने आबादी है, मतलब मतदाताओं की जो संख्या जो है झारखंड की तुलना में 4 गुना अधिक मतदाता है वहाँ पे अच्छा, और चलिए एक एक बात बताइए कि ये चुनाव के माहौल में ये ईडी कहां से आ जाता है? अभी कुछ घंटे पहले झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, उनके निजी सचिव और झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से जुड़े हुए 18 से 20 ठिकानों पर ईडी का छापा। तो चुनाव के माहौल में ईडी कहां से आ गया? हाँ, ये कल छापा पड़ा था, चुनाव का ऐलान आज हुआ है और देखिए ये ईडी की कार्रवाई तो चलती रहती है और इसको दोनों पक्ष जो है अपने-अपने नज़रिए से देखते हैं।
अब जो है जेएमएम और तीनों की प्रतिक्रियाएं आई, ईडी की जो छापेमारी हुई, तो हेमंत सोरेन की, मिथिलेश ठाकुर जिनके भाई के यहाँ, जिनके पीए के यहाँ छापा पड़ा था, और बन्ना गुप्ता, इन तीनों की प्रतिक्रिया आई और इन तीनों ने कहा कि भाई हम लोग अब इसको एज यूजुअल लेते हैं, हम जानते हैं कि ये उनका हथियार है, ये उनके खिलाड़ी है और वो मैदान में उतरते हैं, हम उनके साथ खेलने को अभ्यस्त हो चुके हैं और इससे जो है हमारी चुनावी राजनीतिक सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और तब ठीक बात है, जब हेमंत सोरेन जेल चले गए और उसके बाद भी सरकार कमोबेश अप्रभावित रही। अप्रभावित मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ कि ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला लेकिन गठबंधन की सत्ता, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता जो है वो बरकरार रह गई। तो आप ये कहेंगे कि अप्रभावित तो रही सरकार, है ना? ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना रहा। मेरी जो तो सूचना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासकर मिथिलेश ठाकुर, झारखंड के ठाकुर, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नैरेटिव यह है कि ठाकुर को बीजेपी ने बुलाया, ठाकुर ने जाने से इनकार किया तो ठाकुर के घर ईडी आ गया। ऐसा नैरेटिव चल रहा है। हाँ, नहीं, ये बात तो उन्होंने साफ तौर पे, नैरेटिव क्या, ये बात उन्होंने कही, खुल के कही। मुझ पे बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा था और ये लोग सब सारे लोग कहते हैं। अंबा प्रसाद के यहाँ कुछ दिनों पे पहले छापा हुआ था लोकसभा चुनाव के समय जो है, उसके उनके भाइयों के ठिकाने पे, उनकी बहन के, उनके पिता के ठिकानों पे छापेमारी पड़ी थी, उनको समन भी हुआ था। उनका भी यही कहना था कि भाजपा की ओर से शामिल होने का दबाव दिया जा रहा है। ये तमाम लोग कहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अगर भाजपा की ओर से इन्विटेशन था, तो इसका पुख्ता सबूत आने चाहिए या जो भी है। ये ज़रूर है कि वो राजनीतिक तौर पे जब इसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ईडी के छापों का, राजनीतिक तौर पे कहने का मतलब कि नरेशन बनाने में बीजेपी कहती है। बीजेपी कहती है कि तमाम भ्रष्ट लोग हैं, जहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी रहती है, ईडी तो वहीं जाती है। कल हिमंता बिस्व शर्मा ने यही कहा कि भाई ईडी कहीं महात्मा के गांधी के घर तो जाती नहीं है, ईडी तो वहीं जाती है कि जहाँ कोई ना कोई उसको सुराग मिलता है। तो ये इनका नैरेटिव ये है, ये इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भैया हमको बीजेपी या तो शामिल होने का दबाव डाल रही है या प्रताड़ित कर रही है। इसको लेकर कई तरीके के ट्वीट, आप ठीक कह रहे हैं कि इसको, ये नरेशन जो है वो चलाने की कोशिश हो रही है। और जेएमएम की ओर से कई तरह के ट्वीट्स और कई उनके जो बयान आए मिथिलेश ठाकुर के, उसको दिखाते हुए कई ट्वीट सोशल मीडिया पे, कई पोस्ट जो है ये कहे जा रहे हैं। सच्चाई कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि ईडी की रेड को या ईडी की कार्रवाई को दोनों पक्ष जो अपने-अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, जो जिस जगह पे है उसको उस नज़रिए से देखता है। केवल ईडी की छापेमारी को आप पक्ष में नहीं देख सकते, मतलब दोनों तरह की बात है कि ईडी की छापेमारी हो गई तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत माहौल बन गया इस तरीके से। अब तो झारखंड में तो हर दिन, माने आए दिन जो है वो छापे पड़ रहा है। ईडी की लेकिन रूटीन क्या कार्रवाई। क्या ये संभव है क्या कि बीजेपी सबको अपने यहाँ बुला ले? मिथिलेश ठाकुर भी आ जाओ, अंबा प्रसाद भी आ जाओ, बन्ना गुप्ता भी आ जाओ, तो जो इनके नेता है वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में तो यही लगता है ना कि ये बहाना है कि जब आपके यहाँ ईडी आ जाए तो आप एक स्लोगन गढ़ लो कि हमको बीजेपी बुला रही थी, हम नहीं गए तो ईडी को भेज दिया। ये बचने का तरीका हो सकता है, ऐसा लगता है। किसी कंक्लूजन पे मैं भी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आप कहेंगे क्या? भाई आपके पास भी तो कुछ कहने के लिए होना चाहिए ना। तो सबसे आसान हो गया, भाई बीजेपी वाले बुला रहे थे, हम गए नहीं तो ईडी को भेज दिया। हाँ, लेकिन ईडी बन्ना गुप्ता के यहाँ क्यों? ईडी मिथिलेश ठाकुर के यहाँ क्यों? देखिए राजनीति में सवाल तो है। सारी बातें जो हैं वो सत्य तो बोली नहीं जाती हैं। ज्यादातर चीजें जो हैं वो इस आधार पे बोली जाती हैं कि इससे किस तरीके का नरेशन बिल्डअप होगा, है ना? किस तरीके की बात जो है वो बाजार में चलेगी, उसको जनता अगर खिलाफ में है तब भी, पक्ष में है तब भी, तो बात ऐसी कही जाए कि इसका राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जाए, हो जाए। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम कांग्रेस हो, सब अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मूल बात यही है कि कोई भी बात हो, आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें अपने तरीके से बात जो है अपना सिक्का चलाने की कोशिश होती है। अब बीजेपी में शामिल होने की मान लीजिए उनको इतना ही दबाव था, तो बात पहले भी आ सकती थी। तो आप कह देते हैं उसमें कि तो भाई बड़ा देखो ये लोग बुला रहे हैं हमको,
हाँ, जब छापा पड़ गया तब बोलते हो कि बुला रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया? ठीक बात है। तो ये बात पहले फिर भी भी आ सकती, फिर भी फिर भी लेकिन देखिए फिर भी क्या है कि पॉलिटिक्स है, तो हाँ, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना तो कठिन तो है ही। हाँ, 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 कठिन तो है कि आप सीधे सीधे कह दें कि ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इस नैरेटिव में जो मिथिलेश ठाकुर चला रहे हैं कि बीजेपी हमको बुला रही थी, हम नहीं गए तो ईडी भेज दिया, इसमें दम नहीं लगता है, तमाम हाँ, किंतु परंतु के बावजूद। हाँ। लेकिन लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जैसे चैलेंज किया था ईडी को कि भैया छापे में मिला के ये बताओ शाम तक। तो बताया नहीं। अभी ऐसा भाई उनकी ये कोई ईडी जो है वो राजनीति की चुनौती की तरफ से तो चलती नहीं है, उसका अपना डर रहा है, वो अपने तरीके से चलेगी। ईडी बताएगी जब उसको बताना होगा कोर्ट में बताएगी, है ना? या कुछ ऐसा बड़ी बरामदगी हुई रहती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आती या कहीं आती या प्रेस रिलीज में, ईडी प्रेस रिलीज में जारी करती है। तो ठीक है, बहुत बड़ी बरामदगी नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं है तो चलिए ठीक है। लेकिन जो ये छापा है तो इससे ये बात भी तो मैसेज तो जाता ही है संतोष जी कि भाई भ्रष्टाचार है कहीं पे। तो है। एक मैसेज है ना, एक मैसेज जाता है कि भाई भ्रष्टाचार है, इसको देखो फिलॉसफी का ध्यान से। दर्शन शास्त्र का एक नियम है, आपने भी पढ़ा ही होगा, जहां जहां हुँ, धुआं वहां वहां आग। हाँ, अगर ठीक बात धुआं है तभी आग है। हाँ, नहीं तो ईडी ठीक कितने लोगों के यहाँ जाती, कितने आईएएस अफसर के यहाँ ईडी गई है भाई, गिन लीजिए, हुँ, 4 या 5। हुँ, हुँ। मुझे लगता है झारखंड में नहीं, 100 के आसपास आईएएस अफसर तो होंगे। हाँ, मैं ये बताऊँ कि ये जो ईडी की रिसेंट छापामारी है, वो जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर है। घोटाला जो है वो सामने आया है, एक रोकड़पाल, एक कैशियर जो है संतोष कुमार, उसके यहाँ से 50 लाख रुपए बरामद हुए थे और उसने फर्जी खाते बनाए थे जिसमें पैसे ट्रांसफर होते रहे थे। इसमें कोई इनकार की बात नहीं, ये जाँच में, पुलिस की जाँच में भी ये बात सामने आ चुकी है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जो है वो फर्जी खाते खुलवाए गए और उनमें उन उन अकाउंट्स में जो है वो पैसे ट्रांसफर किए गए। अ, ये पुलिस में भी जो हेमंत सरकार की एजेंसी है उसकी जाँच में भी इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। और कुछ महीने पहले संतोष कुमार जो है वो कई दिनों तक फरार रहा, कई महीनों तक फरार रहा, उसके खिलाफ एफआईआर हुई तो झारखंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। उसके यहाँ से 50 लाख की बरामदगी हुई और तब ये उसी के आधार पर ईडी जाँच बढ़ा रही है। तो भाई देखिए पैसे का विचलन तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये एक अलग से अनुसंधान का सवाल है। हाँ, छापेमारी की टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठता है, जो अक्सर विपक्ष उठाता है या जो भाजपा के विरोधी हैं वो कि छापे की टाइमिंग जो है, उसके ज़रिए आप क्या बात कहना चाहते हैं? तो ये एक अपना-अपना मुद्दा है, अपने तरीके से बातें कहते हैं। मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं कर रहा। लेकिन इन छापों को देखने का अपना-अपना नज़रिया है, बीजेपी का अपना चश्मा है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के पास अपना चश्मा है। मतलब हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, नहीं, किसी ठीक निष्कर्ष बात पे है। पहुंचना कठिन है। नहीं, ये देखिए एक बात, कंक्लूजन तो यही है संतोष जी, हम लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है, ये बात सामने आ चुकी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, कई खातों में पैसे गए हैं, ये बात सामने आ चुकी है। कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये जाँच का विषय है और वो जाँच कर रही है ईडी। उसकी टाइमिंग पे सवाल है। तो अपन फैक्ट पे बात कर रहे हैं, बाकी आरोप और प्रत्यारोप हम किसी के पक्ष में खड़े हो जाएँ, बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाएँ, जेएमएम के पक्ष में खड़े हो जाएँ। मिथिलेश ठाकुर जो कह रहे हैं हम उनकी बात का समर्थन कर दें या बीजेपी जो बात कर रही है हम ठीक उन्हीं की बात स्वर में दोहराएँ। ये पत्रकार का धर्म तो नहीं है, तो हम बीच की लाइन पे खड़े हैं, जो फैक्ट है हमारे सामने हम उसी हिसाब से बात करें। सही है, हम लोग तो फैक्ट पे ही बात करेंगे और संभावनाओं पे बात करेंगे, आशंका पे बात करेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचना तो बहुत ही कठिन है। ठीक बात है, उसके प्रभाव पे बात कर सकते हैं कि भाई बहुत ही बात है। छापामारियों का क्या असर पड़ेगा। तो वही है कि जिस तरीके से जिसका नैरेटिव ज़्यादा मजबूत होगा वैसा असर पड़ेगा। बीजेपी कहेगी, अभी चुनावी सभाओं में यही कहेगी कि देखिए, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला कर दिया और कह भी रही है। प्रधानमंत्री अभी आके गए थे, तो उन्होंने भाषण में ये बात कही थी कि आप जानते हैं कि झारखंड में या पूरे देश में लोग घरों में पानी पिलाने के लिए अपने घरों के बाहर मटका रखते हैं और इन्होंने जल जीवन मिशन में जल रखते हैं, जल जो है वो पिलाना पवित्र काम है और इन्होंने जल जीवन मिशन में घोटाला कर दिया। ये बात प्रधानमंत्री कह के गए थे अभी रिसेंटली जब हजारीबाग की सभा में, तो ये कह के गए थे प्रधानमंत्री। तो देखिए, बीजेपी जो है वो घोटाले की बात कहेगी और जेएमएम कहेगी कि भई हम पे दबाव है,
उसके लीडर कहें कि हम पे दबाव है, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, इस वजह से जो है आप पे छापेमारी। तो अपने अपने हिसाब से नैरेटिव चलाने की कोशिश होगी, जनता किसके साथ जाती होगी, देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। शंभूनाथ जी से हम आगे भी झारखंड में चुनाव है और चुनाव से जुड़े मसलों पर बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।